नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब करेंगे राष्ट्रीय आय का उत्पाद विधि के बारे में। ठीक है, उत्पाद विधि को पढ़ेंगे कि उत्पाद विधि से कैसे हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, कैसे राष्ट्रीय आय निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। उसमें हमने कैसे जीडीपी को एनएनपी-एफसी में बदलना है, एमपी को कैसे एफसी में बदलना है, जी को कैसे एन में बदलना है, डी को कैसे एन में बदलना है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, आर्थिक सहायता क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। आप लोग उसका नोट्स भी बना लीजिए और अभी आपके पास पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आप जो पढ़ाया जाएगा उसमें से आप देखिएगा कि कैसे जी को एन में बदलना है। ठीक है, कैसे डी को जो है कि एन में बदलना है, कैसे एमपी को एफसी में बदलना है। तो वो उसका नोट्स आप अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आय विधि को समझ पाएंगे, सॉरी उत्पाद विधि को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, उत्पाद विधि क्या है, यानी कि जो उत्पादन होता है उससे जब हम जीडीपी का आकलन करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद विधि कहते हैं। ठीक है, उत्पाद विधि में सबसे पहले बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि, यानी कि जो बाजार कीमत पर जो प्राथमिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि होगा उसको हम जोड़ेंगे प्लस में बाजार कीमत पर द्वितीयक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे प्लस बाजार कीमत पर तृतीय क्षेत्र में मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों का जब हम मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। ठीक है, बाजार कीमत पर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि कैसे निकलता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि निकालने के प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन माइनस करेंगे हम उसमें प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, अगर हम मध्यवर्ती उपभोग को माइनस नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो जाएगी। दोहरी गणना का मतलब होता है एक ही चीज को हम दो बार ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या है, मूल्य वृद्धि निकालने के लिए यानी प्राथमिक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन माइनस प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग। सेम ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन माइनस करेंगे द्वितीय क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग, और सेम वैसे ही तृतीय क्षेत्र का उत्पादन माइनस करेंगे तृतीय क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का मूल्य वृद्धि हमारे सामने आ जाएगा। जब हम उन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ढांचा, फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उत्पाद विधि से हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं इसको, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम एक और तरीके से समझें तो हम यही देखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों को, यानी कि तीनों का उत्पादन को जोड़ करके और तीनों का मध्यवर्ती उपभोग को जोड़ करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तब भी जीडीपी एमपी आ जाएगा। यानी कि एक तरफ हमने प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन, इन तीनों को जोड़ लो एक तरफ, और एक तरफ इनका मध्यवर्ती उपभोग को जोड़ लो। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का जो उत्पादन होगा उसमें से हम घटा देंगे प्राथमिक क्षेत्र का उपभोग, द्वितीय क्षेत्र का उपभोग, तृतीय क्षेत्र का उपभोग। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। देखिए, तीनों क्षेत्रों का उत्पादन का मूल्य माइनस कर देंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे तीनों क्षेत्र का मध्यवर्ती उपभोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। यानी कि तीनों का मूल्य उत्पादन का जो मूल्य है वो, और तीनों का मध्यवर्ती उपभोग तीनों क्षेत्रों का जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले क्या रखा है, नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। देखिए यहाँ पे सकल मूल्य वृद्धि दिया हुआ है बाजार कीमत पर, यानी कि सकल मूल्य वृद्धि का मतलब होता है जी डी पी एम पी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, जीडीपी एमपी निकालना है। उसके बाद कह रहा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि राष्ट्रीय आय का भी ज्ञात करना है। आपको राष्ट्रीय आय भी निकालना है और जीडीपी एमपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पहले पता ही है हमें क्या करना है,
इस तरीके से निकालना है। तो इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र का मूल्य वृद्धि, तृतीय क्षेत्र का मूल्य वृद्धि, इन तीनों को निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन माइनस प्राथमिक क्षेत्र का उपभोग, द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन माइनस द्वितीय क्षेत्र का उपभोग और तृतीय क्षेत्र का उत्पादन माइनस तृतीय क्षेत्र का उपभोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए उत्पादन का मूल्य दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, इन तीनों का उत्पादन दिया हुआ है। तो एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले फॉर्मूला निकाला था जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन और यहाँ पे देखिए उपभोग दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, या आगतों का मूल्य भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का भी दिया हुआ है, द्वितीय क्षेत्र का भी दिया हुआ है, तृतीय क्षेत्र का भी दिया हुआ है, 400, 100 और 50, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 800, 200 और 300। तो पहले निकालते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र का मध्यवर्ती मूल्य वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कितना दे रखा है, उत्पादन का मूल्य दे रखा है 800, माइनस कर देंगे इसमें उपभोग कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का उपभोग 400, 400 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है, प्लस दूसरा द्वितीय क्षेत्र का दे रखा है उत्पादन का मूल्य 200 माइनस द्वितीय क्षेत्र का उपभोग दे रखा है 100, 100 ये हो गया, 200 में से 100 गया, बच गया 100, ठीक है। अब तीसरा प्लस करेंगे तृतीय क्षेत्र का दिया हुआ है, तृतीय क्षेत्र का उत्पादन दे रखा है 300 और उपभोग दे रखा है तृतीय क्षेत्र का 50, ठीक है, 50 यहाँ पे हो गया 50, 300 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250, ठीक है। अब ये जो निकल कर आएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जब तीनों को जोड़ेंगे यानी कि 400 प्लस 100 500 प्लस में 250 750, 750 ये हमारा आ जाएगा जीडीपी, जीडीपी एमपी, ठीक है, क्या आ जाएगा जीडीपी एमपी। तो पहला तो हमें निकालना क्या था, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, ये तो आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का पता है क्या होता है, NNPFC होता है, ठीक है, क्या होता है NNPFC होता है। तो अब हमें क्या करना है, जब मैंने बताया था ना कि आप जो है कि मतलब जैसे G को कैसे हम N में बदलते हैं, D को N में कैसे बदलते हैं और MP को FC में कैसे बदलते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNPFC, ठीक है। NNPFC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस G को क्या करना पड़ेगा, N में बदलना पड़ेगा। तो G को N में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन, क्या करना होता है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो हम GDP MP लिखते हैं, कितना है 750, 750 माइनस क्या करेंगे हम, इस G को N पर लाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, रुक जाओ पहले लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद यहाँ D है, ठीक है, और यहाँ N निकालना है। D को N में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है NFIA, क्या करना पड़ता है, प्लस NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, MP है, ये तो P तो P ही रहता है, ठीक है। MP को हमें क्या करना है, चेंज करना है FC में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास होता है NIT, माइनस करेंगे हम NIT होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग। NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय माइनस विदेशों को शुद्ध प्राप्त कारक आय होता है, विदेशों को प्राप्त कारक आय। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NFIA। NIT क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सभी क्षेत्रों द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर तो दिया हुआ है। अब इसमें देखिए आर्थिक सहायता भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, NIT आ जाएगा, ठीक है। तो 750। अब देखिए डेप्रिसिएशन दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग दे रखा है ना, देखिए स्थायी पूंजी का उपभोग कितना है 80, तो माइनस कर दो इसमें से 80, ठीक है, प्लस NFIA, विदेशों से शेष विश्व से प्राप्त कारक आय कितना है 10 है,
और गैर निवासियों को प्रदान किया गया कारक आय 20 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, यानी कि आया कितना है, विदेशों से आया है 10 और विदेशों को गया है 20, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 माइनस 20, ठीक है। इतना आया है हमारे पास और इतना गया है, माइनस करेंगे। एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, 50 माइनस में 20, ये 50 दे रखा है अप्रत्यक्ष कर और 20 दे रखा है आर्थिक सहायता, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 20, ठीक है। आगे देखिए, ये हो जाएगा 750 माइनस 80, 10 में से 20 जाएगा माइनस का 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 50 में से 20 जाएगा 30, ठीक है। तो ये 750 में से 80 10 90 30 120, यानी कि 750 में से 120 गया माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 630, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय, यानी कि NNPFC, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जब हमें ग्रोस को नेट में बदलना था तो हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन माइनस करा। जब डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना था तो हमने NFI प्लस करा। जब MP को FC पे लाना था तो हमने माइनस NIT करा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या आ जाएगा, NNPFC आ जाएगा। क्लियर है, 2-4 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।